अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने पढ़ना है ट्रांसफार्मर का टॉपिक। सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करते हैं। इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज टू चेंज एसी ईएमएफ इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर। बेसिकली ट्रांसफार्मर यूज़ होता है एसी जो हमारे पास वोल्टेज है उसको कम करने के लिए या ज़्यादा करने के लिए। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल इसका म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। यानी इसमें दो कॉइल्स होंगी, एक प्राइमरी है। म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है। दो कॉइल्स हैं, जैसे कि एक प्राइमरी कॉइल है, अगर उसके अंदर उसको हम किसी सर्किट के साथ कनेक्ट कर दें और उसके अंदर करंट फ्लो करना शुरू कर दें तो जैसे ही उस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करना शुरू होगा वो मैग्नेट बन जाएगा। जब मैग्नेट बनेगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। हम सेकेंडरी कॉइल को भी उस प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं। तो लिहाजा उसके अंदर से जब मैग्नेटिक फील्ड का प्राइमरी में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होगी, एज अ रिज़ल्ट जो है सेकेंडरी के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं उनके नंबर चेंज होगा। एज अ रिज़ल्ट मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। लिहाजा ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रोसेस के ऊपर काम करता है। इट मीन्स कि दो कॉइल हमें चाहिए, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। लिहाजा इसकी कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा? इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स, ठीक है, कॉपर वायर से बना हुआ होगा और उनके ऊपर हल्की सी ट्रांसपेरेंट इंसुलेटेड मटेरियल की जो तय है वो चढ़ी होती है, ताकि वायर का एक टर्न जो है वो दूसरे टर्न के, जिस तरह से ये हमारे पास है, एक टर्न जो है वो दूसरे टर्न से बिल्कुल इंसुलेटेड हुआ होता है कि एक के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा होता है वो दूसरे के अंदर बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, एक कोर लिया जाता है, ठीक है, जो ज़्यादातर अच्छे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का लिया जाता है, जैसे कि सॉफ्ट आयरन हो गया, ठीक है, या आयरन हो गया, उसका लिया जाता है। और उसके ऊपर एक तरफ हम प्राइमरी कॉइल को बाउंड कर देते हैं, दूसरी तरफ हम सेकेंडरी कॉइल को बाउंड कर देते हैं। प्राइमरी कॉइल वो कॉइल है जहाँ से हम एसी इनपुट देते हैं। एसी इनपुट उसके साथ दे दी जाती है, ठीक है, उसका एक स्पेसिफिक वोल्टेज होता है। प्राइमरी के अंदर वो करंट फ्लो करता है। प्राइमरी कॉइल जो है वो मैग्नेट बन जाता है। मैग्नेट बनने की वजह से ये जो इसकी आयरन कोर होती है ये भी मैग्नेट बन जाती है। मैग्नेटिक इफेक्ट को इन्हेंस करने के लिए बहुत अच्छा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर नेचुरल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एज अ रिज़ल्ट जब इसके अंदर चेंज की मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से और इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है टोटली इसके अंदर जो चेंज होता है, तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे भी इंड्यूस्ड ईएमएफ एक इंड्यूस हो जाती है और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इसके अंदर करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। और यहाँ से हम आउटपुट ले लेते हैं कि क्या चेंज हमारे पास वोल्टेज में आया। दो तरह के हमारे पास ट्रांसफार्मर होते हैं, एक को हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरे को कहते हैं हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होगा? ऐसा ट्रांसफार्मर, इसके अंदर हमारे पास एक होती है टर्न रेशियो। ट्रांसफार्मर की क्या होती है? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ओवर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी से ज़्यादा होंगे तो हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज होगा वो आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा आ जाएगा। इस तरह का जो हमारे पास है ट्रांसफार्मर वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास रेशियो NS/NP ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। अब ये जो NS/NP है ये बेसिकली हमारे पास VS/VP के इक्वल होता है, ठीक है। इसका मतलब है अगर ये ज़्यादा है तो ये भी रेशियो ज़्यादा है। इसका मतलब है इनपुट से आउटपुट जो है वो ज़्यादा, इसी वजह से इनकी रेशियो ग्रेटर देन 1 आ रही है, ठीक है। इसको ड्रॉ हम इससे करते हैं, नंबर ऑफ प्राइमरी में कम टर्न्स बनाते हैं, नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स जो हैं वो ज़्यादा बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स 5 हैं और सेकेंडरी में 8 हैं। इसी तरह से स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होगा उसके लिए हमारे पास जो होगी ये जो ट्रांसफार्मर रेशियो है NS/NP जो है वो हमारे पास लेस देन 1 होगी। इसका मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कम होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी जो हैं वो ज़्यादा होंगे। इसका मतलब है कि ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, यहाँ से ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे चेंज आएगा, लेकिन चूंकि नंबर ऑफ टर्न्स कम है लिहाजा जब यहाँ से हम पोटेंशियल ड्रॉप लेंगे तो वो हमारे पास कम आएगा। और ये अगेन हमारे पास VS/VP के इक्वल है, लिहाजा लेस देन 1 होने का मतलब है कि हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज है वो ज़्यादा है, आउटपुट वोल्टेज जो है वो कम होगा।
इट डिक्रीजेज AC EMF इन द सर्किट। इसको हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वर्किंग क्या है, प्राइमरी कॉयल और सेकेंडरी कॉयल सबको हमने आयरन कोर के गिर्द वाउंड कर दिया है, ठीक है, और दोनों के दरमियान इस तरह से हमने करना है कि इनके दरमियान इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होंगे। अब हमारे पास से हम कहते हैं कि प्राइमरी में हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं NP, और जो है हमारे पास सेकेंडरी के अंदर हैं NS, ठीक है। और हमने प्राइमरी के थ्रू मैंने कहा था कि हमने इनपुट दे देनी है, जैसे कि यहाँ दी है हमने, ठीक है, यहाँ हमने AC इनपुट दे दिया। AC इनपुट को पीछे हम पढ़ चुके हैं, ये लॉ करती है, साइन लॉ को ओबे करती है, इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा T को, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कितने हैं, NS हैं। अब NS हमारे पास फिलहाल ओपन सर्किट है। क्यों ओपन सर्किट है, क्योंकि अभी हम इसमें से आउटपुट नहीं ले रहे, इनपुट हम दे रहे हैं प्राइमरी में 0 से मैक्सिमम तक उसकी वैल्यू जाएगी, ठीक है। सेकेंडरी में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा इनिशियली। जब हमारे पास करंट जो है वो प्राइमरी सर्किट के अंदर से फ्लो करना शुरू हो जाएगा और वो मैग्नेट बन जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी से पास करेगा, तो फिर उसके अंदर करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगी, फ्लो करता जाएगा। और जो है सेकेंडरी के अंदर, सेकेंडरी चूँकि कॉइल है, लिहाजा इसकी ये जो सर्किट होगा हमारा प्योरली इंडक्टिव सर्किट होगा, ठीक है। अब थोड़ा बहुत जो करंट प्राइमरी में फ्लो कर रहा है, मैग्नेटाइजिंग करंट आ जाएगा। अब हमें पता है कि इंडक्टिव सर्किट के अंदर जो होता है करंट लैग्स का, ठीक है, इंडक्टिव सर्किट है तो करंट लैग्स द प्राइमरी पोटेंशियल बाय एन एंगल ऑफ 90, यानी कि करंट जो है वो उससे 90 का फेज डिफरेंस पे पीछे होगा। इसका मतलब, और तकरीबन पावर डिसिपेशन जो है वो हमारे पास 0 होगी प्राइमरी कॉइल के अंदर, ठीक है। अब जितनी सारी की सारी जो पावर है वो सारी की सारी जनरेटर ने ट्रांसफ़र कर दी है, ठीक है, ट्रांसफार्मर को सारी की सारी दे दी है, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर इक्वेशन क्या है हमारे पास, प्राइमरी में से मैं कह रही हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना है, d∅/dt P, जबकि रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स जो है सेकेंडरी के अंदर कितना है, d∅/dt S, P फॉर प्राइमरी, S फॉर सेकेंडरी, क्योंकि ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा मैग्नेटाइजिंग करंट जो प्राइमरी में पास कर रहा है वो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर देगा सेकेंडरी के अंदर, आयरन कोर के अंदर। वो आयरन कोर जो है वो सेकेंडरी के साथ कनेक्टेड है, लिहाजा इसका मतलब है कि वही मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी जो है उसके अंदर से पास करेगा, लेकिन एनहांस्ड इफेक्ट के साथ, ठीक है। अब फैराडेज लॉ हमें ये बताता है कि जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा तो क्या होगा, EMF इंड्यूस होगी, यानी हमारे पास कुछ ये रिलेशन आ जाता होता है कि ये जो EMF इंड्यूस्ड है, यह EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी इज म्यूचुअल इंडक्शन, बल्कि हम अगर इंडक्टेंस को देखें तो इसके इक्वल होता है, ठीक है। अब ये जो इंडक्टेंस है किस पे डिपेंड कर रही है यहाँ पे, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेम ही मटेरियल से बने हुए हैं, बेसिकली ये मटेरियल डिपेंडेंट होती है और नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रही होती है। यहाँ पे ये नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगी, तो लिहाजा EMF ओवर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, इनका जो चेंज है फॉर प्राइमरी, और EMF फॉर सेकेंडरी इनटू ऑफ द सेकेंडरी, ठीक है, ये रेशो है हमारे पास EMF ओवर NS की। अब EMF कहाँ से आ रही है, EMF आ रही है हमारे पास वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया था जनरेटर से प्राइमरी के लिए, तो हम वही लगा देंगे, जबकि सेकेंडरी जौन सा है उसमें EMF जो इंड्यूस्ड EMF है उसका पोटेंशियल डिफरेंस हम लगा देंगे, वो VS आ जाएगा, ठीक है। लिहाजा हमने VP यहाँ पे रिप्लेस कर दिया EMF की जगह, और यहाँ पे सेकेंडरी VS से रिप्लेस कर दिया। थोड़ा सा इसकी हम रेशो लेने की कोशिश करेंगे, VP इधर आ जाएगा, VS इधर आ जाएगा, NP उधर चला जाएगा, VS को इधर ले आए हैं, NP उधर चला गया, NP ओवर NS आ गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो, कि दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी का जो वोल्टेज है उसकी रेशियो प्राइमरी और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ट्रांसफार्मर इक्वेशन, ठीक है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमने कहा था कि चूंकि प्योरली इंडक्टिव सर्किट है इसलिए इसके अंदर पावर डिसिपेशन तकरीबन 0 होगी। जितनी भी पावर जो है वो जनरेटर देगा वो सारी की सारी ट्रांसफार्मर को
ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो हम कहते हैं पावर डिसिपेशन इन प्राइमरी इज इक्वल टू पावर डिसिपेशन इन सेकेंडरी, यानी कि जितनी पावर जो है वो प्राइमरी में मौजूद है वो सारी की सारी सेकेंडरी में जा रही है। पावर डिसिपेशन तकरीबन ज़ीरो है। ये हमारे पास प्राइमरी में IP प्राइमरी का करंट, VP प्राइमरी वोल्टेज, IS सेकेंडरी करंट, VS सेकेंडरी वोल्टेज है। इसको भी थोड़ा सा हम रीअरेंज करते हैं, हमारे पास VP और VS आ जाता है, यानी VS को इधर ला के हमने डिवाइड कर देना, IP एज अ रिजल्ट उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे VP ओवर VS की वैल्यू आ गई। ये VP ओवर VS की वैल्यू हम इस इक्वेशन में यहाँ पे अगर पुट कर दें तो हमारे पास आ जाता है NP ओवर NS, IS ओवर IP। इसका मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, ठीक है। रेशियो ऑफ करंट इन द कॉइल्स ऑफ ट्रांसफार्मर आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टर्न्स ऑफ कॉइल। अब हमने यहाँ से आउटपुट लेनी है। हमारे पास आउटपुट कहाँ से आएगी? सेकेंडरी से, क्योंकि प्राइमरी में हमने इनपुट दी है, ठीक है। तो सेकेंडरी जो हमारे पास करंट है वो सेकेंडरी सर्किट के अंदर अपीयर होगा। उस सेकेंडरी को फर्दर हम किसी लोड रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर देंगे। जब लोड रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर देंगे तो फिर एवरेज पावर डिसिपेशन किस में हो जाएगी? रेजिस्टिव लोड में आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि वो जो सर्किट होगा उसकी आउटपुट लोड सर्किट जो होगा वो कुछ ना कुछ उसकी रेजिस्टेंस मौजूद होगी, ठीक है। यहाँ पे पावर डिसिपेशन हो जाएगी। वो पावर डिसिपेशन अगर रेजिस्टेंस गिवन है, सेकेंडरी सर्किट का करंट गिवन है, तो वो I/S² होगी। वैसे तो P जो है वो I² इंटू R के इक्वल होती है ना, तो यहाँ पे करंट क्या है? IS, उसका स्क्वायर आ जाएगा, और R जो है रेजिस्टेंस ऑफ द लोड सर्किट है, ठीक है। एज अ रिजल्ट सेकेंडरी करंट जो है यहाँ से अगर हम निकालें IP उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा NP IP ओवर NS, ठीक है। और सेकेंडरी वोल्टेज हमारे पास कहाँ कैसे आ रहा है? ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर से, यहाँ से इसको उधर ले जाएंगे और ये सारा उल्टा इधर ले आएंगे, या फिर इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। इसको उल्टा कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा VS ओवर VP इज इक्वल टू NS ओवर NP। और यहाँ से VS किसके इक्वल आ रहा है? हमारे पास NS ओवर NP इंटू VS, ठीक है। IS हमारे पास आ रहा है NP IP ओवर NS, ये वाली इक्वेशन से। VS हमारे पास आ रहा है VP NS ओवर NP, ठीक है। अब सेकेंडरी वोल्टेज के अंदर जो सर्किट हो, जो सेकेंडरी कॉइल के अंदर हमारे पास वोल्टेज होगा वो VS किसके इक्वल होगा? अगर ओहम्स लॉ से लें तो IS इंटू R, V इज इक्वल टू IR, सिंपल ओहम्स लॉ लगाया हुआ है, ठीक है। वो IS इज इंटू R है। इसको यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, IS R इज इक्वल टू VP NS आ जाएगा, और नीचे आ रहे हमारे पास NP। अब IS को हमने इधर रख लिया, R को उधर ले जाके हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये वाली जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, इसको और इसको हम कंपेयर करते हैं। दोनों में हमें सेकेंडरी करंट दिया हुआ, ठीक है। दोनों को इक्वल इक्वेट कर देते हैं। हमारे पास आ जाएगा VP NS ओवर NPR इज इक्वल टू NP IP ओवर NS, ठीक है। कुछ कटिंग हो रही है इसके अंदर, कटिंग नहीं हो रही है हमारे पास इसके अंदर, ठीक है। ये आ गया VP NS ओवर NPR, NP IP ओवर NS। NS इधर आएगा, नीचे आ जाएगा, NS का स्क्वायर हो जाएगा, NP इधर आएगा, स्क्वायर हो जाएगा। IP की बेसिकली हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, हम NS को उधर लेके जाएंगे, NS स्क्वायर हो जाएगा, NP को उधर लेके जाएंगे, NP स्क्वायर हो जाएगा। NP ओवर NS हमारे पास ट्रांसफार्मर रेशियो, इसको हम फिर नीचे ले जाएंगे, NP ओवर NS, ठीक है। ये ओवर के ओवर में आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, VP वैसे ही आ जाएगा और R वैसे ही आ जाएगा। बाकी इधर हमारे पास IP प्राइमरी करंट की वैल्यू आ गई। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो हमारे पास आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर के इक्वल है, सिंपल एफिशिएंसी होती है ये किसी भी ट्रांसफार्मर की, ठीक है। इसका मतलब है अगर हम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर अगर हम इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो इनपुट पावर कम और आउटपुट पावर जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब ये है आउटपुट पावर ज़्यादा से ज़्यादा होने का मतलब ये है कि हमारे पास आउटपुट पावर उस सूरत में ज़्यादा होगी जब इसका मैग्नेटिक इफेक्ट हम इन्हांस कर सकेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट हम किस तरह इन्हांस कर सकेंगे कि हम इसको किसी भी अच्छे कोर जो है हमारी वो अच्छे मैग्नेटिक मटेरियल की हो जाए, हमारी जो प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनके दरमियान जो इंसुलेशन है वो अच्छी परफेक्ट इंसुलेटर की हो, ताकि आपस में एक दूसरे के अंदर डिस्ट्रप्शन ना हो, एक से दूसरे कॉइल के टर्न के अंदर जो है वो करंट पास ना करे, क्रॉसिंग ना हो, शॉर्ट सर्किटिंग ना हो, ठीक है। और फ्लक्स कपलिंग का मतलब है प्राइमरी में जो चेंजिंग हो रही है वो सारी की सारी सेकेंडरी में से पास करनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स
कपलिंग, यानी प्राइमरी में फ्लक्स जो पास कर रहा है, जो चेंज हो रहा है, वो सारे का सारा सेकेंडरी के अंदर से भी पास करे, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स कपलिंग। तो प्राइमरी और सेकेंडरी की फ्लक्स कपलिंग जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, प्राइमरी और सेकेंडरी की रेजिस्टेंस जो है वो कम से कम होनी चाहिए, लिहाजा पावर डिसिपेशन कम से कम होगी। ठीक है, हमारे पास अगर लॉसेज होंगे ट्रांसफार्मर में, उनको हमें कम से कम करना पड़ेगा अगर हम एफिशिएंसी को ज़्यादा करना चाह रहे हैं। किस तरह के लॉसेज होते हैं? एक हिस्टैरिसीस लॉस होता है। हिस्टैरिसीस लॉस ये है कि जो हमने किसी मटेरियल के कोर हमने इस्तेमाल किया ट्रांसफार्मर के अंदर, अगर हमने ट्रांसफार्मर के अंदर किसी भी मटेरियल की कोर यूज़ किया, अगर उसका हिस्टैरिसीस लॉस ज़्यादा, यानी वो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने के लिए जो एनर्जी यूज़ कर रहा है वो ज़्यादा है, तो वो एनर्जी काफ़ी सारी वहाँ पे यूज़ हो जाएगी। एज अ रिजल्ट जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो कम आएगी, दैट इज़ कॉल्ड हिस्टैरिसीस लॉस। फिर एडी पावर लॉसेज है, एडी करंट्स होते हैं। एडी करंट्स क्या होते हैं कि जैसे कि हमारे पास करंट जो है वो किसी क्लोज्ड पाथ, किसी कंडक्टर की क्लोज पाथ के अंदर डेवलप हो गया है और उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जो भी चेंज हो रहा है उसकी वजह से अगर हमारे पास कोई करंट इंड्यूस हो रहा है, उसको कहलाते हैं एडी करंट। यानी ये सर्किट के अंदर ही अपना कुछ हिडन करंट होता है, लिहाजा जब करंट होगा, रेजिस्टेंस होगी उस सर्किट की, तो लिहाजा पावर डिसिपेशन होगी। तो एडी करंट की वजह से भी पावर लॉसेज होते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? जहाँ पे हमें चाहिए, अगर हमें ज़्यादा वोल्टेज दे के कम वोल्टेज लेना चाह रहे हैं वहाँ यूज़ करेंगे। अगर हम कम वोल्टेज दे के ज़्यादा वोल्टेज लेना चाह रहे हैं तो वहाँ हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो हमारी लंबी लंबी ट्रांसमिशन लाइन होती हैं, यानी कि जैसे हमारे पावर स्टेशंस होते हैं, वो पावर स्टेशन जो हैं, चूँकि ट्रांसफार्मर में एसी होती है, एसी में पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल जो हैं उनके अंदर टोटल जो पावर डिसिपेशन है वो तकरीबन ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, बहुत कम होती है। तो अगर हम मिनिमाइज़ करके कोई पावर ट्रांसमिशन करना चाह रहे हैं, जैसे कि बिजली घर से हमारे घर में बिजली आ रही है, तो उस तरह की जो हमारे पास एप्लीकेशन है वहाँ पे हम ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे यूज़ होते हैं ट्रांसफार्मर। हमारी गलियों में कई जगह पे लगे हुए होते हैं, खंभों के ऊपर ट्रांसफार्मर होते हैं। रेडियो को खोलें, टीवी को खोलें, जहाँ जहाँ कॉइल्स होते हैं वहाँ सारी जगह पे ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं। ठीक है।